नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और किस्सा कुर्सिका में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के साथ ही सियासी दलों में उथल पुथल लगातार चल रही है। जिसे अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा वो दूसरे दलों की ओर रुख कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी पार्टी से बगावत तक दूसरी पार्टी से वफादारी करने निकल पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर फिजिकल चुनाव प्रचार पर फिलहाल रोक है तो वर्चुअल प्रचार ही चल रहा है, यानी जनता तक हर हालत में पहुंचने की कोशिश जारी है। आखिर जनता पर ही तो सारा दारोमदार है और जनता सब जानती है कहां किसे बिठाना है और कहां किसे उतारना है। सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में ही है। तो किस्सा कुर्सिका में हम सियासी दलों नेताओं के साथ ही जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव एक बार फिर से जहरीले बोल वाले नेताओं पर महाभारत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मौलाना तौकीर रजा और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि जो नेता हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हीं का स्वागत करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके नेताओं पर पहले कानूनी मुकदमे दायर किए जाते हैं, फिर उन पर निशाना साधा जाता है। बीजेपी का कहना है कि तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, लेकिन कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करके अपनी नीति को उजागर कर चुकी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मौलाना तौकीर रजा और नाहिद हसन जैसे विवादास्पद नाम गिनाए, जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में गैंगस्टर और दंगाइयों को लेकर सवाल दागा था, तो आज अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। इनमें से जो पहली तस्वीर है उसमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने कल ही कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें महासचिव प्रियंका गांधी तौकीर रजा के साथ ही दिखाई दे रही हैं।
और इसी तस्वीर को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। इसी तस्वीर को लेकर संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी तस्वीर की वजह से संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और हिंदू विरोधी ताकतों के साथ मेल होने का आरोप लगाया है। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही, जबकि अखिलेश यादव को गैर जिम्मेदार और मुसलमानों के लिए खराब बताया। डिप्टी एसपी गुंडा में जिसे सरेआम मार डाला गया, दिन दहाड़े मार डाला गया और उसको इंसाफ नहीं मिला, मुआवजा इंसाफ नहीं होता है। जियाउल हक अंसारी, इस किस्म के वाकयात मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैर जिम्मेदार हाथों में, और मैं ये समझता हूं कि अखिलेश यादव के हाथ गैर जिम्मेदार हाथ हैं, इन हाथों में हम अपने प्रदेश को किसी कीमत पर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि हम अपने देश और अपने प्रदेश से मोहब्बत करते हैं। जिम्मेदार हाथों में हमने देखा है कांग्रेस ने किस तरह शासन किया है, किस तरह हुकूमत चलाई है। कांग्रेस को हुकूमत चलाने की सलाहियत भी है और सलीका भी है और तरीका भी है। और आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा की वो पुरानी प्रतिक्रिया आपको मैं सुनवा रहा हूं, जिसमें तौकीर रजा हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते दिख रहे हैं। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा है वो देखिए। कहूँगा कि अदालत ने अभी तक इंसाफ किया है, आगे भी करेगी और न्याय मिलेगा। कि मैंने यहाँ से पहले भी कहा था, हम तो भैंस चोर बकरी चोर लोग हैं, क्या कह सकते हैं। जो हुआ है उसकी सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बात को पहली बात बता दी, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। अखिलेश जी से मिलना वो मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं इसलिए मिलने आया था। कोई राजनीतिक उसमें उसका ना कोई राजनीतिक मतलब नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता है, उसकी वजह से मिलने गया। और उर्वशी खोना मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही है, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। उर्वशी, बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक ही ट्रैक पर रखा है और निशाना साधा है कि ये दोनों ही हिंदू विरोधी हैं और ये दोनों ही उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, उन कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं जो या तो हिंदू विरोधी हैं या फिर हिंदू विरोधी बयान देते हैं। दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। जो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी ने सपा और कांग्रेस को घेर लिया है, खास कर तौकीर रजा खान को लेकर, और ये कहते हैं कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कांग्रेस और सपा के आपस में स्पर्धा लगी हुई है और इसी बीच के कौन ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ बात करता है वो उसको टिकट देगा, ऐसे सपा और कांग्रेस के बीच में एक कंपटीशन लगी है। ये उनका कहना है। संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि ये किस तरह से आश्चर्यजनक था उनके लिए और अदरवाइज भी कि जैसे वहां के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने तौकीर रजा खान ने जिस तरह से अपने कांग्रेस को अपना समर्थन जाहिर किया और वो एक्सेप्ट भी हो गया, ऐसे में बीजेपी ने जो है कांग्रेस को स्लैम किया है और साथ ही में सपा को भी स्लैम किया है। वो ये भी कहते हैं कि एक ये हथियार बन गया है कांग्रेस के लिए, जैसे अलग अलग पहले के राज्यों में भी दिखाई दिया, फिर क्यों ना वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, जहां पे हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले जो लोग होते हैं वो उनको चुना जाता है और एक ये पूरी लाइन होती है, ऐसे बीजेपी का मानना है। और फिलहाल को लेकर एक के बाद एक हर दिन हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों साइड से एक वॉर ऑफ वर्ड्स दिखाई देते हैं पब्लिकली। यूपी इलेक्शंस की डेट्स जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही गर्मा गर्मी दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ रही है, राधे तीनों पार्टियों के बीच में बढ़ रही है, ये समझ के आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया उर्वशी इस जानकारी के लिए। इधर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। पार्टी ने पंजाब की जनता से सीएम के चेहरे के लिए रायशुमारी की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पार्टी के मुताबिक इस रायशुमारी में 93% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर मोहर लगाई है। और भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, वो देखिए। अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया। केजरीवाल ने कहा कि फैसला ये पब्लिक वोटिंग के जरिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा पंजाब के लोगों ने पब्लिक वोटिंग के दौरान अपना मत दिया। सीएम फेस चुने जाने के बाद देखिए पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा इंटरव्यू इंडिया न्यूज पर, भगवंत मान एक्सक्लूसिव। पार्टिसिपेट किया है इस फोन कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए जो सर्वे किया आम आदमी पार्टी ने, इसमें 93% से ज्यादा वोट आपको मिले। सिद्धू साहब का नाम इसमें कैसे आ गया? कई लोग होते हैं कि अगर सिद्धू इस पार्टी में आ जाए तो उनके लिए भी 3%। एक तरफ 93 है और दूसरी तरफ 3% है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने मांगा ये था कि आम आदमी पार्टी का कौन सीएम फेस होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अभी तो पार्टी ने आपको कैंडिडेट बना दिया है, कल को अगर आप सीएम हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बेरोजगारी को दूर करना है, स्कूलों को अच्छे करना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पे स्कूल लेके आने हैं, और टीचर जो धरने पर हैं उनको स्कूलों में वापस अपनी क्लासरूम्स में भेजना है, हॉस्पिटल ठीक करने हैं, और खेती जो है वो लाहेबंद, फायदे का धंधा नहीं रहा, मजबूरी का धंधा बन गया, उसको फायदे का धंधा बनाना है। पंजाब की इंडस्ट्री को वापस लाके उनको सब्सिडीज देके उनके यूनिट चलवाने हैं और वो भी रोजगार देंगे। तो बहुत काम बाकी है। खेती किसानी की बात की आपने, अब एक किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा भी मैदान में है, उससे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, वो किसान मोर्चा तो नहीं है अब, किसान मोर्चे ने तो उनको बोल दिया है कि मतलब राज्यपाल की पार्टी है, चौधरी की पार्टी है, इन दोनों ने मिलकर के अब चुनाव लड़ने की बात कही है। हाँ ठीक है, लोगों में जाए, पब्लिक बता देगी। भगवंत मान ने कहा कि जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। उनका सपना पंजाब के युवाओं को रोजगार देना है। सीएम फेस चुने जाने के बाद भगवंत मान की फैमिली भी काफी भावुक नजर आई और ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका परिवार बेहद खुश है। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाया गया है। एक आम आदमी जो 2014 में चुनावी मैदान में उतरा, तमाम भविष्य जिस तरह का उनका करियर था उसको त्याग कर जो है राजनीति में भगवंत मान आए। आज मुख्यमंत्री का चेहरा 2022 के चुनावों के लिए। उनकी बहन हमारे साथ है। मैम, किस तरह की प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या है भाई मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? मेरे लिए ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और आम आदमी पार्टी के पंजाब से सीएम चेहरे की घोषणा को लेकर पार्टी के सीनियर नेता राघव चड्ढा से बात की है मेरे सहयोगी राजन अग्रवाल। बात आम आदमी पार्टी के दूल्हे की हो रही थी, आज दूल्हा घोषित हो गया है भगवंत मान के रूप में। कैसे देखते हैं राघव चड्ढा साहब आप इसे? हाँ, देखिए आज एक बहुत बड़ा दिन है पूरे पंजाब के लिए,
पंजाब के 3 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए आम आदमी पार्टी में आज आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और शायद पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके नाम की औपचारिक अनाउंसमेंट हुई है। मैं मान साहब को, पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं आपके अगला मुख्यमंत्री, उम्मीदवार नहीं अगला मुख्यमंत्री। मुझे विश्वास है, पिछले 1-1.5 साल से जो हम जमीन पर मेहनत है, लोगों के बीच जा रहे हैं, सबके जुबान पर एक ही चीज है, एक मौका केजरीवाल नो, एक मौका आम आदमी पार्टी नो। तो पंजाब में आपके भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने को लेकर कांग्रेस के लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह से बात की है मेरे सहयोगी राहुल गौतम। मेरे साथ है गुरजीत सिंह औजला, कांग्रेस सांसद है। सर, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है चीफ मिनिस्टर का, भगवंत मान होंगे। उनका कहना है कि इससे जो क्रिटिसिज्म है कि दिल्ली से सरकार चलेगी, उस पर रोक लगेगी क्योंकि हमने पंजाबियों का बीच का बंदा डिक्लेयर किया है। देखिए, पहले वे सबसे बड़ी उनको मुबारकबाद देता हूँ भगवंत जी को, क्योंकि वो हमारे कुलीग रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। उनकी बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसी बात नहीं होगी। पंजाब में चन्नी जैसे एक आम व्यक्ति को जैसे कांग्रेस ने बनाया है, उसके फैसले जैसे कैबिनेट ने फैसले किए हैं, पंजाब के फैसले पंजाब से होंगे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में ऐलान किया है कि वो यूपी में अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी बात से पलटते हैं वो धोखा करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की उनसे 25 सीटों को लेकर बात हुई थी, अब आजाद समाज पार्टी 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। का मूड बना लिया, पार्टी उतार दिए चुनाव प्रत्याशी, तो क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष था तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी थी, जिसने उत्तर प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई लड़ी। और एक युवा होने के नाते मैं स्थापित दलों से ना डरता हूं, ना ही मैं किसी भी कारण से पीछे हट सकता हूं। युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको हमने आदर्श माना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशी राम साहब, शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह, अगर वो अपने हकों की लड़ाई के लिए मैदान में थे तो हमें भी रहना चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी ने तय किया कि वो लड़ेगी और वो जनता के बीच जाएगी, क्योंकि 5 साल में हमने जितने आंदोलन सभी राजनीतिक दलों ने अपने पूरे जीवन काल में किए, उतने आंदोलन हमने पूरे इस 5 साल में किए हैं। गठबंधन की बात करें तो आखिर कैसी मजबूरी जो नहीं बनी? बात मजबूरी तो नहीं है, हमने अपना प्रस्ताव रखा, उनको वो अच्छा नहीं लगा। हमने अपने मुद्दे रखे, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला SC ST OBC के लिए, और OBC के लिए क्रीमी लेयर जो खड़ी कर दी गई है, जो तमाम तरह से बैकलॉग अभी तक जुका तू पड़ा हुआ है, पुरानी पेंशन जो है जिसको लेके सभी अधिकारियों में पुराने जो हैं साथी में दर्द है, जो बेरोजगारी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, महंगाई के लिए, हमने अपनी बात रखी और उन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, हमारे हिस्सेदारी पर सहमति नहीं बनी, तो हमने उस गठबंधन को छोड़ दिया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता रीता यूपी चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में आज रीता बहुगुणा जोशी ने यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। रीता बहुगुणा से बात की है हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। नेता और सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी, रीता जी, आज आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी, क्या कुछ मांगे हुई, कुछ आपने बात रखी कुछ सामने? देखिए, बहुत बड़ा चुनाव है और परिवेश भी बदला हुआ है, तो उस संदर्भ में मैं खुद गई थी मिलने। मेरे अपने क्षेत्र में, अपने मंडल में किस प्रकार चुनाव प्रचार हो और क्या क्या उसमें दिक्कतें आएंगी या कुछ सुविधाएं होंगी, उस पर मैं उनसे चर्चा करने गई थी और 10 मिनट उनसे चर्चा हुई, बस समाप्त हो गया। रीता जी, कहा ही जा रहा है कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही, क्या इस बात में सत्यता है? नहीं, आज तो उसकी कोई चर्चा मैंने नहीं की, मेरे बेटे ने खुद अप्लाई किया है। देखिए, वो 43 वर्ष के हैं, 12 साल से एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लखनऊ के वासी हैं, तो उनका हक बनता है, उन्होंने अप्लाई किया जैसे बाकी लोगों ने भी किया है, उन्होंने भी नाम अप्लाई किया है, पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन ये बात सच है कि मैंने तो 2019 में ही कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, और 19 का चुनाव भी मैं पार्टी के निर्देश पे लड़ने गई थी, स्वतः मैंने टिकट मांगा नहीं था। अब जो परसों निर्णय पार्टी का हुआ, मैं सम्मान करती हूँ उसका, आखिर कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में 2 जनों को नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। तो मैंने आज नेता जी को सुबह पत्र लिख दिया, जिसमें मैंने उनको ये लिखा है कि यदि आप उचित समझें और मैं को अगर आप टिकट देने पे विचार करें
तो मैं वर्तमान की सीट भी त्यागने को तैयार हूं, ताकि भी उनके लिए दिक्कत ना हो। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट सीट से ही अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। कहा जाता है कि लखनऊ की सीट बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जीत की गारंटी होती है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से मेरे सहयोगी रजनीश पांडे। लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमेशा से वो सेफ जोन पे चुनाव लड़े। ये बीमारी केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में भी रही है। ताजा मामला लखनऊ के कैंट विधानसभा को लेके है, जहां पे योगी सरकार के दो कद्दावर मंत्री दिनेश शर्मा और डॉक्टर महेंद्र सिंह उस सीट के लिए आमने सामने हैं। माना जाता है कि कैंट विधानसभा सीट पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस पे भरोसा करके चुनाव मैदान में उतारती है। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अब देखिए कि वोट वाली बस के जो यात्री हैं वो क्या कहते हैं। यूपी चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, देखिए वोट वाली बस से रिपोर्ट। इस वक्त हम सवार हो चुके हैं हरदोई से लखनऊ जाने वाली बस पर। हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। बस में जो लोग बैठे हुए हैं, ये सफर कर रहे हैं। यहाँ से रास्ते में ये लोग मलियाबाद, काकोरी होते हुए ये बस लखनऊ पहुँच रही है। हम बात करेंगे 2022 चुनाव को, यहाँ की जो जनता है उनका क्या रुझान है, किसको 2022 विधानसभा में ये मुख्यमंत्री बना करके लखनऊ भेज रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी अफजाल अहमद नाम है मेरा। इरफान साहब क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव को लेकर के, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? 2022 में अखिलेश यादव जी की हम लोग सोच रहे हैं बनाने की, और इंशाल्लाह आएंगे वो। अखिलेश यादव को आप सोच रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार। और लोग भी हमारे साथ में हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिरोज। क्या लग रहा है आपको 2022 को लेकर के, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों पर मतलब जो है सरकार आएगी? बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, तमामों और नौजवान परेशान है, और तराई तराई मची, रोजगार बचा नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर, और विकास का मुद्दा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव की इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार आएगी, तो इनका भी मानना यही है कि अखिलेश यादव की सरकार जो है वो आएगी। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? यूसुफ खान। यूसुफ साहब क्या लग रहा है 2022 को अगर हम देखें तो जो सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, इस सरकार से कितना संतुष्ट है और क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बनने? हम मलियाबाद विधानसभा के हैं, और हमारे मलियाबाद में 81 साल पुराना इंटर कॉलेज है। ये हालत है, टीन की चादरों के नीचे बच्चियां पढ़ रही हैं, और यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने हैं। उनसे कई बार कहा गया, वो कल स्कूल गए भी थे, उन्हीं ने कोई शिक्षा में बात नहीं करी। हमारे वहाँ CSC है, कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, टीन की चादर। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार जो भी बने, मगर वो काम करे। क्या कहेंगे आप, 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में कितना संतुष्ट हैं आप सरकार से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने मुख्यमंत्री होंगे अगले। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। आप क्या कहेंगे? साइकिल दौड़ेगी हिसाब से। साइकिल दौड़ेगी, किन मुद्दों पे? मुद्दा का विकास हुआ है, इनमें क्या कागज पे सारे काम होते हैं, करवाई नहीं साथ में। क्या कहेंगे भाई साहब? मोदी सरकार ही आएगी। योगी सरकार ही आएगी? हाँ। क्या काम अच्छे लगे? भाई उसमें बहुत काम अच्छे लगे हैं। अखिलेश की सरकार में क्या काम अच्छे हुए हैं? तो इनका कहना है योगी सरकार ही आएगी। और लोगों से भी हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। मिलियंस है। चाचा 2022 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? 2022 में जो है भाजपा की ही सरकार आएगी, लेकिन बहुमत कम होगा। बहुमत कम होगी लेकिन भाजपा की ही सरकार आएगी। भाई साहब आप बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश को और युवाओं को भारतीयता और विकासशील और से विकसित तरफ बढ़ाए, उसकी सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। चलिए, एक कांग्रेस वाले भी इस बस में मिले हैं। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। और लोग से भी हम बात करेंगे, कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास जी, हम विकास पे ही बात कर लेते हैं कि इस सरकार में कितना विकास पे आप संतुष्ट हैं और किसकी सरकार बना रहे हैं? मेरा नाम विकास है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इससे।
नाम से विकास होने से विकास करने से कोई विकास होता नहीं है। जो जनता है उसको सब साफ दिखाई देता है, क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज के टाइम में स्टूडेंट लाइफ ले लो, कितना रोजगार, कितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर एक से एक छोटे छोटे पॉइंट पे अगर बात करो ना तो इतनी बातें हम कह नहीं सकते। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहो, सबको पता है जो अब जनता करेगी जो भी करेगा नहीं। यानी आपके हिसाब से जो है वो कौन सरकार बना रहा है? सरकार बनाना ना बनाना वो तो जनता तय करेगी। और जो चीज़ एक्चुअली दिख रही है, जो हर समझदार व्यक्ति है, मेरे ख्याल से तो मैं सपा को सपोर्ट करूंगा। समाजवादी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जिस हिसाब से चल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शिवम। शिवम, किसकी सरकार बना रहे हो? सर अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा ये तो। नहीं, कैसा ये सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? सर 5 साल में तो उतना काम नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी आनी शुरू हुई हैं, बच्चों को स्मार्टफोन दे रहे हैं, गरीबों में राशन बांट रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं अभी। और चुनाव में कौन सा जीतेगा अभी कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि काम जो है वो जो सरकार है उसने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, इनका कहना है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोहेल खान। सोहेल, कहाँ रहते हैं आप? शाहबाद में। क्या लग रहा है 2022 में किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अखिलेश को। किसकी सरकार बनवा रहे हो 2022 में? बताओ। हमें तो लगता है योगी सरकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने। जो पुरानी भर्तियां थी वही पूरी नहीं भर पाए, इसलिए तो अखिलेश ज़्यादा बेहतर है। अखिलेश यादव, हाँ, इसका कहना है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो आपने मतलब देखेंगे को अलग अलग लोगों की ओपिनियन है, अलग अलग लोग बात करें, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2022 का जो चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? चाचा आप बताएंगे किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव को? जी। ये अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। और लोग से भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? अफरोज। क्या लग रहा है 2022 में किन जो है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अखिलेश। अखिलेश। कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, महिलाओं से भी बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पे। मैडम क्या आप कहना चाहेंगी 2022 को किस तरह देख रही हैं? 2022 में देखना क्या है, कुछ तो नहीं होता है। क्या हो रहा है, हम जो है सिटी बस में कंडक्टर हैं। जो गाड़ी जो है 301 नंबर चलती है सिटी बस, उसमें 11 साल से कंडक्टरी का कार्य कर रहे हैं। अभी जो है 3 माह की ये बच्ची को हमने छुट्टी लिया, 28 दिन की बच्ची को लेकर के मैं कंडक्टरी करने लगी हूँ। और 3 साल का रिकॉर्ड उसमें देखा जाता है। हमको 11 साल हो गया था, 17,000 रुपया मिल रहा था। 3 माह बच्ची की वजह से ना तो हमें कोई छुट्टी मिली, ना उसका पैसा मिला। उसमें मेरा नाम भी काट दिया गया 17,000 में। तो ये गलत तो है ही है पूरा। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि मतलब कहीं ना कहीं इनको भी मतलब दिक्कत है। तो ये जो हरदोई से लखनऊ का सफ़र आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कोई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता है, कोई योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रसन्न है। तो कुल मिला के लोगों का अलग अलग रुझान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। इधर यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। अमरोहा में दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अमरोहा में क्या है चुनावी माहौल, हमारे सहयोगी अरुण चहल बता रहे हैं अमरोहा से। ये ग्राउंड रिपोर्ट। खास चुनावी कार्यक्रम गली गली शोर है। मैं हूं आपके साथ अरुण आजाद चहल और आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है अमरोहा के गजरोला में, जहां पर जानेंगे गली गली में किस नेता का शोर है और लोगों का किस पार्टी की ओर जोर है। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बात करें अमरोहा की, तो अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर गली गली में किसका शोर है। क्या नाम आपका? मेहरबान। मेहरबान जी। तो इस बार चुनाव पे किस पर मेहरबान होने वाले हो? देखते हैं, हमारा तो कोई बोर्ड ही नहीं बड़ा वालों का करके। बोर्ड नहीं है आपका? नहीं, मेरा नहीं। फिर भी गली मोहल्ले में किसका शोर लग रहा है? बीजेपी का चल रहा है। क्या शोर लग रहा है इस बार, किस पार्टी का शोर है? शोर क्या भैया, अब जो है बीजेपी आएगी। अब चोरी वोरी सब खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अब 5 साल बीजेपी रह चुकी है, बताइए कितनी चोरी हुई। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं दुकानदार, उनसे बात करेंगे वो किस पार्टी का जोर देख रहे हैं और किसका शोर है।
जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, चुनाव का आगाज हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है। चूंकि हम अमरोहा में मौजूद है तो अमरोहा में दूसरे फेज में इलेक्शन होने हैं, तो किस पार्टी का और किस नेता का शोर लग रहा है इस बार? यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी है। गठबंधन? गठबंधन का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो बीजेपी है, तरारा है यहाँ से, वो जीतेंगे 100%। किस पार्टी का शोर देख रहे हैं और किसका जोर देख रहे हैं? ये योगी जी का है। योगी के अलावा बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस समय देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। अगर माहौल जो है आदमी को सुरक्षित रहना है तो योगी को लाना पड़ेगा। धनौरे से तरारा जी, राजीव तरारा जी का माहौल बढ़िया है और गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी नहीं हुई, कुछ नहीं। ढोर जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ पर बन रहे हैं, चोरी चाक के कुछ नहीं। ना हमारे जो वो बनना करिए वो 1,11 ना वो हमारे न मिले कुछ भी, आज तक कुछ मिले 7 साल हो गए राशन मिले हुए भी ना, आज तक 1 रुपया आया, सबका आ रहे हैं ना मिला कुछ ही। कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ भी। अब बताओ किसे वोट दे, मैं जो हमारा काम करागा उसे दे देंगे हम। तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ? तो माहौल भैया अपनी मर्जी का मालिक, किसी को भी दे सके। अभी तो साहब कोई ऐसी कोई बात चल नहीं रही है, किसका चल रहा किसका नहीं। गुप्त है अभी मामला सारा, अभी गुप्त है, अभी कोई शोर शराबा किसी भी पार्टी का कोई है नहीं अभी। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो गाँव में रहे हैं। फिर भी वोट का मन तो बना रखा होगा। हाँ, वोट का मन बना रखा, भाजपा को ही देंगे। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? वही कमल है हमारा तो। कमल है? हाँ। क्यों कमल? क्यों कमल क्यों? देखो विधवा वैसे हूँ, 2 लड़की हैं, सब सहायता हो रही है, विधवा बनने की पेंसिल भी आ रही है, राशन फ्री मिल रहा है, हमें तो यही चाहिए भैया। तो सरकार के उससे आप जो है खुश हैं? हाँ खुश है जी हम तो। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? बीजेपी की सरकार लेकर हुआ। हाँ जी। क्यों सब कुछ अच्छा हुआ है। हमारे विधायक साहब राजीव तरारा जी 26 बार आ चुके हैं, शायद पहले कोई विधायक नहीं आया हमारे किसी पार्टी का भी हमारे गांव में। इस बार 22 बार आ गए। एक रोड अच्छी करा दी है, गांव में नल है, पानी व्यवस्था है, टंकी है, हर चीज़ व्यवस्था 1 नंबर करा दी गांव में। गठबंधन का क्या शोर है? गठबंधन का कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, एक तरफा चुनाव है। तो राजीव तरारा का लग रहा है साहब, पहले भी रहे हैं, अब की बार भी बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे क्षेत्र में। किस नेता का शोर लग रहा है और किस पार्टी का जोर है? यहाँ तो जी बीजेपी का जोर है। हाँ, बीजेपी वालों का जोर है। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और दोबारा मोदी जी को चाह रहे हैं। और गठबंधन का क्या शोर है? गठबंधन की जी हमें जानकारी नहीं, हमें तो अपने बीजेपी का मतलब है, बीजेपी का ज्यादा शोर है यहाँ पर। जोर तो योगी जी का है। योगी जी ने बढ़िया काम किए हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और सही है उनका रहना यहाँ।